लास्ट टाइम हमने सिर्फ इसका बेसिक क्लियर किया था, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी। अभी अपने को क्या कवर करना है, एंट्रीज कर ली थी अपने लास्ट टाइम, जरा एंट्रीज कैसे करते हैं, शेयर इशू कर दिए थे प्रीमियम पे, हो गए थे, कई बच्चे तो सोचे हुआ था क्या, तो देखो प्रीमियम पे इशू भी हो गए। अब अपन डायरेक्टली आपकी बुक के क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें जो नया चैप्टर आपके जो है, एक बुक मुझे दे दो फटाफट, इसमें जो नया पॉइंट आपके आएगा ना, जो 12th में आपने नहीं पढ़ा, वो है फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब शेयर को जब्त करना। अब ये प्रोसीजर जब आएगा तब अभी अपन पढ़ेंगे। फिलहाल आप आइए, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए फटाफट। क्या बात है, मुझे पैसे मिले आज इसमें, यूँ दे दो फिर। तो अब देखो नेक्स्ट कितनी है, नेक्स्ट है अब कंपनी अकाउंट्स में निकालिए आप क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से पढ़ना, एक क्वेश्चन पक्का मान के चलना एग्जाम में आएगा। पेज नंबर 1096, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक सा क्वेश्चन है। एंट्रीज आप मुझे बताएंगे। 1096, हाँ तो जो भी है वो निकाल लो। बैट एंड बॉल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से निकालो भाई। आप ढूंढो तब तक मैं डिटेल लिख रहा हूँ यहाँ पर। बैट और बॉल लिमिटेड ने 60,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक वाले निर्गमित किए। इन अंशों पर आवेदन के साथ 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये, शेष का भुगतान संचालकों द्वारा मांगने पर किया जाना था। अब देखो, बैट एंड बॉल लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। दीज वर पेबल एज टू 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस विल बी पेड एज व्हेन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर। तो यहाँ पर देखो हमने कितने शेयर इशू किए, तो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू निर्गमन किया हमने 60,000 शेयर्स का। एक शेयर कितने का था, 100 रुपये का, ठीक है। जिस पर पैसे कैसे मांगे हमने, गंगा, एप्लीकेशन पर 20 रुपये, अलॉटमेंट पर, और बाकी कह रहा है डायरेक्टर पे डिपेंड करेगा, जब उन्हें जरूरत होगी तब मांगेंगे। अब ध्यान देना, ये जो इसने लाइन लिखी है ना यहाँ पर कि आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, तो इसकी हमें जनरल एंट्रीज नहीं करनी होती है। अगर क्वेश्चन बोले कि उन्होंने पैसे मांग लिए तो ही करनी होती है, बाकी अपने को इसकी एंट्री नहीं करनी है। हमें सिर्फ एप्लीकेशन लेनी है, अलॉटमेंट लेनी है। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो ये कह रहा है बाकी आवश्यकता पड़ने पर हो गए। संचालकों ने आवंटन निम्नलिखित प्रकार से किया। अच्छा, इससे पहले लिखा हुआ है 70,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब बताओ एप्लीकेशन कितनी आई है मेरे पास, 70,000 की एप्लीकेशन आ गई है, जबकि बताओ मेरे पास शेयर थे कितने, 60,000 ही शेयर थे। तो क्या करेंगे, क्या टेबल बनेगी यहाँ पर, यस। जब भी एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए आपके पास में तो अब हमें टेबल बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किस किस हिसाब से किन किन को अपन ने शेयर दिए, ठीक है। अब इसने नीचे इनकी कैटेगरी दी, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, कैटेगरी बनाता हुआ आपकी, ठीक है। कैटेगरी में इसने लिखा 30,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण आवंटन किया गया टू द एप्लीकेंट ऑफ 30,000 शेयर फुल अलॉटमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, तो अब इसकी कैटेगरी देखो, कैटेगरी में ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, कितनी कैटेगरी बनाई इसने, सी, 3 कैटेगरीज। कह रहा है जिसने 30,000 की एप्लीकेशन दी उसको कितने शेयर दिए, फुल मीन्स पूरे के पूरे 30। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एप्लीकेशन और यहाँ लिख रहा हूँ इनका अलाउड कितने की है। नेक्स्ट हमें इसने बोला है क्वेश्चन में, जिसने 30,000 की एप्लीकेशन दी उसको कितने शेयर दिए, 20,000। तो 30 वाले को हमने दिए 20,000। और फिर बोला जिसने 10,000 की एप्लीकेशन दी उसको 10,000, तो 10 वाले को हमने पूरे 10 दे दिए। अब इसको ध्यान से देखो, वैसे इस क्वेश्चन को अपन बिना टेबल के कर सकते हैं, बताओ कैसे। भाई यहाँ तो एक्सेस अमाउंट आया ही नहीं, 10 मांगे 10 दे दिए, यहाँ पर भी एक्सेस अमाउंट नहीं आया, 30 मांगे 30 दे दिए, तो सिर्फ एक्सेस अमाउंट कहाँ आया होगा, यहाँ पर आया होगा, समझ गए। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा आप हमेशा टेबल बनाओ, ताकि क्या हमारी थोड़ी हैबिट बन जाए टेबल बनाने की। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर टोटल 100 रुपये का था, 100 में से 50 हो गए, तो बैलेंस कितना बचा, 50 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अब हम टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर सबसे पहले क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट,
उसके बाद आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए, साइलेंट मोड पे एकदम। उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला अपने को। और फिर मैं लिखूंगा एप्लीकेशन मनी, यानी देखो एप्लीकेशन मनी जब भी बोलते तो ये होती है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन अलाउटेड शेयर, जितने शेयर हमने अलाउड किए उन शेयर के ऊपर पैसा कितना बनना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में एक्सेस, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया। इस एक्सेस का क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी बोला है क्या कि एक्सेस अमाउंट का क्या करना है। पढ़ लो पहले एक बार कंप्लीट क्वेश्चन। उपरोक्त को ये मानते हुए प्रविष्ट कीजिए कि आवेदन पर देय राशि प्राप्त हो गई और याचना देय नहीं हुई है। मीन्स क्या हुआ, याचना, याचना मतलब क्या होता है, कॉल, कॉल अभी तक मांगी नहीं गई है, इसका मतलब इसने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी एंट्रीज करनी है, ठीक है, इससे आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। अब हमने कहा कि क्या हम पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ एप्लीकेशन मनी को सबसे पहले एडजस्ट कहाँ किया जा सकता है, ऑन अलाउटमेंट पर। फिर हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ऑन फर्स्ट कॉल तक, ऑन फर्स्ट कॉल, और उसके बाद हम अमाउंट रिफंड कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब 1 बाय 1 कैटेगरी लेते हैं अपन। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जिसने 30,000 की एप्लीकेशन दी थी उसको कितने शेयर्स अलाउड किए हमने, पूरे 30,000। अब हमने कहा इन पे पैसा कितना बनता है वो इन दो कॉलम में आता है, यहाँ पर भी 20 रुपए से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी 20 रुपए से, लेकिन शेयर कौन से लेने हैं, शेयर यहाँ पर एप्लीकेशन वाले से मल्टीप्लाई करूंगा या अलाउटेड वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 30,000 इंटू 20 6 लाख, 30,000 इंटू 20 6 लाख। क्या कुछ भी एक्सेस आया, क्या एक्सेस आया ही नहीं है। जब एक्सेस ही नहीं आया तो यहाँ तो कुछ नहीं जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट किस चीज का होता है, ये इस एक्सेस अमाउंट का ही तो करते हैं अपन, कि जो ज्यादा पैसा आ गया उसको हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं। याद है, चाय पिलाते हैं उसको बुला के, ठीक है। नेक्स्ट, जिसने 30,000 की एप्लीकेशन दी उसको कितने शेयर दिए, 20। तो 30,000 पर एप्लीकेशन का पैसा बनता कितना है, 30,000 इंटू 30 20 6 लाख। 20,000 पर 4 लाख, यानी इन लोगों ने मुझे 6 लाख रुपए दिए जबकि इनका अमाउंट बनता था सिर्फ कितना, 4 लाख। तो इन्होंने मुझे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा है। अब इस 2 लाख का क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कुछ अलाउटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, और फिर भी अगर बच जाए तो रिफंड करेंगे। तो मैंने कहा जब भी हम एडजस्ट करते हैं तो कौन से शेयर्स पर एडजस्ट करते हैं, एप्लीकेशन वाले पर या अलाउटेड वाले पर, अलाउटमेंट वाले पर। हमने 20,000 शेयर अलाउट किए, मैंने इनको बोला देखो आपने 2 लाख रुपए एडवांस दे रखे हमें, मैं इसको अलाउटमेंट पर एडजस्ट कर लेता हूँ, भाई आप फ्यूचर में जब मांगेंगे तब मत देना। उसने बोला ठीक है। तो मैंने पहले चेक किया कि अलाउटमेंट पर पैसा बनता कितना है। 20,000 इंटू अलाउटमेंट कितने की थी, 30 की, कितने होते हैं, 6 लाख होते हैं। क्या हमारे पास है, क्या कितना पैसा अवेलेबल है, तो 2 लाख एडजस्ट कर दो, बस क्लियर। तो 2 लाख एडजस्ट हो जाएंगे किस पर, अलाउटमेंट पर, आगे जाना ही नहीं है। फिर आए तीसरी कैटेगरी में, जिसने 10,000 की एप्लीकेशन दी उसको शेयर अलाउट किए 10,000। 10,000 पर 20 रुपए के हिसाब से बनते हैं 2 लाख, 10 इंटू 20 बनते हैं 2 लाख। क्या कुछ भी एक्सेस आया, क्या नहीं आया, तो खाली छोड़ दो, आगे जाना ही नहीं, क्लियर। तो इसकी टेबल तो बहुत इजी थी, टेबल में तो मजा आता वहां पर अगर कुछ इंटरेस्टिंग देता। चलिए, तो अब अपने को कर लेनी है इनकी सबकी टोटल। हमने पैसे को एडजस्ट करने की एंट्री समझ ली थी, ठीक है। तो इनकी हमेशा कभी टोटल करना मत, क्योंकि शेयर्स हम कभी भी एंट्री में लिखते नहीं है। हम एंट्रीज में क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, तो हमें डायरेक्टली अमाउंट पे आना है। 6 6 12 और 2 14 लाख रुपए मिले आपको, जिसमें से 12 लाख तो हो गए एडजस्ट अलाउटमेंट पर ही, एक्सेस आया 2 लाख का अमाउंट, और इस पूरे के पूरे 2 लाख को हमने अलाउटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जनरल एंट्रीज करते हैं। कौन बताएगा सबसे पहली जनरल एंट्री। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, यानी लोग हमें एप्लीकेशन का पैसा देंगे तो हम एंट्री करेंगे, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन पे टोटल ध्यान से देखना कितना पैसा आया है, 14 लाख रुपए, 14 लाख लिखने अपने को। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल हमें 14 लाख रुपए मिले,
इस 14 लाख की हम कर देंगे एंट्री। इस 14 लाख का हमने किया क्या वो हमें सेकेंड एंट्री में शो करना पड़ता है, समझ गए। अब सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे 14 में से 12 तो हमारा एक्चुअल में पैसा बनता ही था, ये तो वो पैसा है ना जो अलाउटेड शेयर के ऊपर आया है, यस। और जो 2 लाख एक्स्ट्रा आ गए थे उसको मैंने फ्यूचर में अलाउटमेंट के लिए एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या एंट्री होगी, इस एप्लीकेशन को करूंगा वापस डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हमने कहा 14 लाख रुपए मिले थे, क्या इन 14 लाख में से आपने वास्तव में 12 लाख के तो शेयर दे ही दिए ना, ये पैसा तो सीधा चला जाएगा कहाँ, कैपिटल में, क्योंकि इससे हमारी क्या बन गई, कैपिटल। कौन सी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने, 12 लाख। और जो 2 लाख एक्स्ट्रा थे उसका हमने क्या किया था, उसको हमने एडजस्ट किया। जहां एडजस्ट किया वही चीज लिख दो, अलाउटमेंट पे एडजस्ट किया तो इक्विटी शेयर अलाउटमेंट, फर्स्ट कॉल पे किया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट अकाउंट। कितने एडजस्ट किए थे अलाउटमेंट पे, 2 लाख, सिंपल से एंट्री है। थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, अब तीसरी एंट्री होगी, अब हम पैसा मांगेंगे किस चीज का, अलाउटमेंट का। मांगने पर हमेशा क्या करो, डेबिट करो। क्या मांग रहे हो, अलाउटमेंट, तो अलाउटमेंट को कर दो डेबिट। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है कॉपी में, अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितने रुपए मांगूंगा मैं 60,000 से मांगूंगा या 70,000 से, 60 से। 70 का तो कोई रोल ही नहीं आना चाहिए, 70 का तो जो पैसा तो हमने एडजस्ट कर लिया, हमने 70,000 थोड़ी दिए लोगों को, हमने दिए तो 60,000 ही है ना। तो फ्यूचर में जब भी आप एंट्री करो ना अलाउटमेंट के बाद, कभी 70,000 का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा पैसा मांगेंगे 60,000 शेयर से, इनटू हर एक शेयर होल्डर से कितने रुपए मांग रहा हूँ, 30 रुपए अलाउटमेंट के। तो 60,000 इंटू 30 कितने हो गए, 18 लाख रुपए। हमने मांगे पैसे 18 लाख और अब अपने को पैसा मिलेगा, मिलने की एंट्री तो करा रहा हूँ। फोर्थ एंट्री, जब अपने को पैसे मिलेंगे तो हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये सोर्स को बताएगा किससे पैसा आया, इक्विटी शेयर अलाउटमेंट से। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से देखना, क्या मैंने अलाउटमेंट पर मांगे तो पूरे 18 लाख, यस, लेकिन जब मिलने की बारी आएगी तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये कहेंगे जाओ देखो पहले टेबल, हमने एडवांस दिए थे कुछ जिसको आपने एडजस्ट किया था, कहां पर, अलाउटमेंट पर। आ रहा समझ में। तो क्या ये 2 लाख तो पहले दे चुके आपको, यस दे चुके, तो क्या वापस देंगे क्या, नहीं। अब जब ये पैसा मिलेगा तब हम क्या करेंगे, जब भी मिलने की एंट्री करते हो तो हमेशा सेकंड एंट्री पे पहले जाके देखना कि क्या कुछ एडवांस तो नहीं मिला। यहाँ ध्यान से देखो, 2 लाख एडवांस मिले हुए, तो 18 हमने मांगे, 2 लाख ऑलरेडी मिल गए, तो अभी बाकी का पैसा आपको दे देंगे, कितने, 16 लाख। यही तो बोला था, इनको याद है, चाय पिलाई थी तब क्या बोला था हमने कहा आपने कुछ एडवांस दे रखा है, एक काम करो या तो रिफंड ले लो, वापस ले जाओ, या आपका ये पैसा मैं फ्यूचर में अलाउटमेंट पर एडजस्ट कर दूंगा, फिर फ्यूचर में आप मत देना। सही बात है। तो 18 लाख हमने मांगे, 18 में से 2 लाख ऑलरेडी अपने को दे चुके हैं, तो 18 लाख में से माइनस कर देंगे 2 लाख, तो अब ये कितना पैसा दे देंगे आपको, 16 लाख रुपए। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? क्वेश्चन में यहीं तक एंट्री पूछिए, क्लियरली बोला उसने फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की एंट्री नहीं करनी, फर्स्ट कॉल मांगनी नहीं है, सिर्फ उसने यहां तक आपसे क्या पूछिए, बेसिक एंट्रीज पूछिए। उतार लो इसको फटाफट, थोड़ा स्पीड से उतारना। अब देखो, अगर इसके अंदर अपने को बैंक का अकाउंट बनाने के लिए बोले, क्योंकि हमारे पास आंसर में दिया हुआ है कि बैंक बैलेंस कितना है, 30 लाख, तो सिंपल सा बैंक का अकाउंट बनाना अपने को, बैंक अकाउंट। वैसे आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो इसको, बैंक अकाउंट डेबिट होने का मतलब पता है क्या होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक एसेट्स होती है मान लिए, और बैंक क्रेडिट होने का मतलब बैंक बैलेंस कम होता है, ठीक है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितने आया यहाँ पर, 14 लाख। क्या एंट्री करेंगे अपन इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने, 14 लाख,
ठीक है। फिर यहाँ कहीं बैंक नहीं है, यहाँ कहीं बैंक नहीं है, यहाँ फिर हमें पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने 16 लाख। क्लियर। बस अब बैलेंस निकाल दो बैंक अकाउंट का। 30 लाख थे, 30 लाख में से ऊपर जो भी है माइनस कर दो। ऊपर कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 30 लाख। ठीक है, उतार लो फटाफट इसको भी जल्दी से। हो गया? 2 एंट्री याद कर लो, मिटा रहा हूं इसको मैं। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में पहले अच्छे से पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, सेकंड वाला फोर फीचर का है ना, वो भी फोर फीचर वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद कराऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से क्लियर करना। प्रीमियम का पॉइंट आ चुका है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। राजपूताना ग्लास वर्क्स लिमिटेड का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन 60 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ। राजपूताना ग्लास वर्क्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 लाख, यानी हमारी शेयर कैपिटल कितनी है? 60 लाख रुपए की है। फिर आगे बोल दिया इसने विच इज डिवाइडेड इनटू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, जो किस में विभाजित थी? कुछ तो इक्विटी शेयर में और कुछ प्रेफरेंस शेयर के अंदर, यही था। अब एक बात बताओ, ऑथराइज कैपिटल होती क्या है? होती क्या है? जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है ना, तो कंपनी को ये बताना पड़ता है कि कंपनी अपने पूरे फ्यूचर में यानी पूरे जीवन काल के दौरान कितने शेयर्स इश्यू कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, कर सकती है, किए नहीं है। ये जो 60 लाख है ना, ये क्या है? ये हमारी फ्यूचर की शेयर कैपिटल है, यानी हम फ्यूचर ऑल ओवर अपनी लाइफ में अपन इतना शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी है क्या कि आपने सारे के सारे शेयर इशू कर दिए? नहीं। इसलिए जब भी आपके ऑथराइज कैपिटल दे रखा हो तो इसको ये मत मान लेना ये शेयर आपने इशू किए हैं। इशू के बारे में तो हमेशा वो आगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा। क्लियर? अब देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कंपनी ने संयंत्र और मशीन खरीदी और उसके प्रतिफल के बदले में 10,000 अधिमान अंश 5% प्रीमियम पर पूर्णतया निर्गमित किए। शेयर इशू का पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि शेयर कितने तरीके से इशू हो सकता है, याद है आपको? इशू ऑफ शेयर। शेयर्स हम मेनली 2 तरीके से इशू कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। तो इस थर्ड क्वेश्चन से पहले इसको समझना। आप जो शेयर है वो इन कंसिडरेशन ऑफ कैश यानी कि नगद के बदले में निर्गमित कर सकते हो, और दूसरा इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट परचेज। संपत्ति खरीद रहे हो आप किसी से, यानी मैं किसी की शॉप पे गया, मैंने कहा भाई मुझे मशीन चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हमारी कंपनी के शेयर्स पड़े, तो बोले तो तुझे दे देता हूँ। कैसा हो सकता है? यस, 12th क्लास में पढ़ चुके हो ये भी पॉइंट आप। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो शेयर्स को। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आता है, बताओ क्या? आप किसी का बिजनेस भी परचेज कर सकते हो और उसके बदले में भी शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है, तो उस पॉइंट को भी अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। इस एसेट्स की जगह आप लिख सकते हो इन कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस परचेज, ताकि इसमें ये पॉइंट अपने आप ही हो जाएगा, बिजनेस परचेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि व्यवसाय क्रय के बदले, व्यवसाय क्रय के बदले। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले इन कंसिडरेशन कैश। जब आप कैश के अंदर शेयर इशू करते हो तो ये भी हम मेनली 2 तरीके से इशू कर सकते हैं। बताओ कैसे कैसे? एक तो आप 8 पार इशू कर सकते हो सम मूल्य पर, और दूसरा आप कर सकते हो 8 प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पर। क्या अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जा सकता है? डिस्काउंट पर नहीं कर सकते।
पहले किया जा सकता था, कंपनी एक्ट 2013 के बाद में आप कोई भी शेयर्स बट्टे पर या डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीके का शेयर ऐसा होता है जिसे आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, और वो होता है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर। सुना है? स्वेट समता अंश, जो हम हमारे एम्प्लॉइज को या हमारे डायरेक्टर्स को देते हैं एट लोअर देन जो भी उसकी प्राइस होती है। क्लियर है पॉइंट? यानी उसकी प्राइस से कम में हम जो शेयर दे सकते हैं उसी को तो मैं बोलता हूँ डिस्काउंट पे दिया मैंने। कम पे देने का मतलब डिस्काउंट है, प्रीमियम पर देने का मतलब एक्स्ट्रा में मैंने उसको दिया, ठीक है। बट अभी कोई भी कंपनी का नॉर्मल शेयर की बात की जाए, कोई भी कंपनी नॉर्मल शेयर्स को जब पब्लिक में इश्यू करेगी तो वो कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, एट पार कर सकती है, एट प्रीमियम कर सकती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं बिजनेस परचेज। तो बिजनेस परचेज वाले को भी मैं दो पार्ट्स में बांट देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा यहाँ पर तो अपन बिजनेस परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कहा ओनली एसेट्स अगर किसी से परचेज करें तो क्या होगा, ओनली एसेट्स। क्या फर्क है दोनों में? बिजनेस परचेज करने का मतलब समझते हो, आपने उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। अब जब आप किसी का बिजनेस खरीद लेते हो तो आपके पास एसेट्स तो आती है उसके बिजनेस की, लाइबिलिटीज भी आती है। जब मैं किसी का बिजनेस खरीदूंगा तो वो अपने एसेट्स तो मुझे देगा ही देगा, साथ में अपनी लाइबिलिटीज भी देगा, लेकिन वहां पर मैं सिर्फ एसेट्स खरीद रहा हूँ किसी से। क्लियर? दोनों ही केस में पहले तो जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। बिजनेस खरीदूंगा, अगेन पहला पॉइंट, क्या ये भी 8 पार पे हो सकता है? यस। क्या ये भी 8 प्रीमियम पे हो सकता है? यस। मैंने किसी का बिजनेस खरीदा और हमारे शेयर जो इशू किए मैंने, ये अपन पढ़ क्या रहे हैं, शेयर इशू पढ़ रहे हैं। मैं इसको जो शेयर दूंगा जिससे मैंने बिजनेस खरीदा है उसको मैं 8 पार पे दे सकता हूँ। मीन्स मेरा 100 रुपये का शेयर मैं उसको 100 में दे सकता हूँ, या मेरा 100 रुपये का शेयर मैं उसको 120 में भी दे सकता हूँ। इसी तरीके से जब आप किसी के एसेट्स परचेज करते हो तो इसमें भी जब आप शेयर इशू करोगे, या शेयर की बात करें अपन, ठीक है, तो जब हम इसको शेयर इशू करेंगे तो अगेन क्या 8 पार पे इशू कर सकते हैं? यस। क्या 8 प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं? 8 प्रीमियम कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं आपको जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ। जब हम, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, समझ गए, अब अपने को पढ़ना क्या है वास्तव में, वो पढ़ना है। जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो और उसको अपने शेयर इशू करते हो 8 पार, तो इस केस में हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती है? मैं बिजनेस किसी का खरीदूंगा तो पता है मेरे पास उसकी एसेट्स आएगी, मेरे पास उसकी लाइबिलिटीज आएंगी, और वो मुझसे पैसा मांगेगा, तो मैं एंट्री करूंगा एसेट्स आई हमारे बिजनेस में, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स आ रही है। लाइबिलिटीज आई हमारे पास में, लाइबिलिटी बढ़ने पर हमेशा क्या होती है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट तो एसेट्स होती है बढ़ने पर, और लाइबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होती है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री करेंगे ऑन बिजनेस, या मैं इसको यहाँ कराऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, दोनों में एंट्री कर लेंगे। फर्स्ट ऑन बिजनेस परचेज, तो सबसे पहले उसका बिजनेस खरीदने पर हम एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री हम करेंगे, उसको हम क्या देंगे, शेयर इशू करेंगे, इसके बदले में शेयर इशू करेंगे। उसकी क्या एंट्री होगी? 2 ही एंट्री करनी है अपने को, ठीक है। पहली एंट्री बताओ, जब मैं बिजनेस खरीदूंगा तो वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम ही एंट्री होगी। क्या एंट्री हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, टू लाइबिलिटी, और टू में क्या आएगा मालूम है? टू वेंडर। कौन होता है वेंडर? सेलर, विक्रेता, जिसने हमें अपना बिजनेस बेचा है। मैंने कहा उसको, मैंने कहा देख भाई तेरे पास 10 लाख के तो तू मुझे एसेट्स दे रहा है, सपोज कीजिए मैं वैल्यू अगर बताऊं, मैंने कहा किसने आपको 10 लाख की एसेट्स दी, तो उसने 2 लाख की लाइबिलिटीज भी तो दी। अब बताओ अगर मैं इसका बिजनेस खरीदूंगा तो मैं कितने में इसका बिजनेस खरीदूंगा? नेट तो 8 लाख का ही फायदा हुआ मुझे इसके बिजनेस से, समझ पा रहे हो। मैं अगर किसी का बिजनेस खरीदता हूं तो मैंने कहा भाई तेरी एसेट्स कितनी है, वो बोलेगा 10 लाख। मैंने कहा तेरी लाइबिलिटीज कितनी है, वो कहेगा 2 लाख। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मुझे तेरे बिजनेस से तो 8 लाख का ही फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर 10 लाख की एसेट्स आ रही है तो 2 लाख की वो लाइबिलिटीज भी तो दे रहा है। अब ये लाइबिलिटीज मेरी हो गई, यानी अब इनका पेमेंट तो मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे इसके बिजनेस से फायदा कितना हुआ? सिर्फ 8 लाख। आया समझ में? तो मैं इसको पैसा भी कितना दूंगा? 8 लाख। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा ना वो 8 लाख होगा। क्लियर पॉइंट? आपको क्वेश्चन एसेट्स दे देगा, लाइबिलिटीज बता देगा, ये हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इस वेंडर को अपने को क्या देने? शेयर्स देने। क्या देने? शेयर्स। तो दूसरी एंट्री में मैं इस वेंडर को अपने हमारी कंपनी के शेयर दूंगा, तो पता मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट
2 में सीधा लिख दूंगा जो भी आप शेयर दे रहे हो, इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, टू शेयर कैपिटल। क्या अब यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह आएगी? नहीं, क्योंकि मैं इसको जब शेयर देता हूँ तो ऐसा थोड़ी बोलता हूँ 100 रुपये का शेयर है, 20 अभी दे दे, 30 अभी दे दे, नहीं, वो कहेगा जितने का बिजनेस लेके जा रहे हो उतने के शेयर दे के जाओ, बात खत्म। ठीक है, तो मैंने सीधा इसको क्या दिया, शेयर दिया, और शेयर देते ही मेरी शेयर कैपिटल बन जाती है। यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ ये है, ये एंट्री ये भी करेगा, सेम एंट्री होगी, ये एंट्री ये भी करेगा, लेकिन इसके साथ में अब नया पॉइंट आ जाएगा प्रीमियम। तो प्रीमियम भी तो आने वाला है यहाँ पर। यस, तो बताओ यहाँ मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, ये वाली, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, टू में क्या जाएगा, टू शेयर कैपिटल, और टू में क्या जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमारे लिए इनकम है कि नहीं है भाई? 100 रुपये का शेयर में उसको अगर 120 में दूं तो हमारे लिए इनकम हो गई, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं है, एंट्री सेम होगी, सिर्फ यहाँ पर प्रीमियम नहीं था, यहाँ प्रीमियम है। क्लियर? अब इस पूरे पार्ट में और इस पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क सिर्फ ये है, यहाँ हमने जब उसका बिजनेस खरीदा था तो एसेट लाइसेंस भी आई थी, वहाँ सिर्फ एसेट खरीद रहे। मैं उसके पास गया, सपोज कीजिए मैं किसी शॉप पे गया और मैंने कहा भाई मुझे एक मशीन चाहिए, एक प्लांट चाहिए मुझे बड़ा, ठीक है, 1 करोड़ का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, हमने अभी अभी कंपनी स्टार्ट करी है, हमारी कंपनी के शेयर्स पड़े, तो बोले तो मैं तुझे हमारी कंपनी के शेयर दे देता हूँ। अगर उसको लगा कि हाँ इनकी कंपनी के शेयर ले लेने चाहिए, फ्यूचर में मार्केट प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी और हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, वो यस राजी हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने किसी से एसेट खरीदी। क्या खरीदी? एसेट। इसके बदले में मैं उसको क्या दे रहा हूँ, शेयर दे रहा हूँ। तो अगेन फर्स्ट एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी, कौन सी? एसेट्स परचेज करने पर। बताओ एसेट्स परचेज करने पर क्या एंट्री होनी चाहिए? अगेन बिजनेस में एसेट्स आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, अब सीधा टू वेंडर, लाइबिलिटी है ही नहीं। क्लियर? तो हमने कहा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? इसको क्या दूंगा? शेयर दूंगा हमारी कंपनी के, किसको? वेंडर को। ठीक है, मैंने यहाँ शेयर का कोई रोल ही नहीं दिखाया, मैंने सीधा क्या बोला, मैंने कहा एसेट खरीदू उधार में, यही एंट्री होती है उधार में खरीदने पर। मैंने कहा वेंडर को पेमेंट करना है, तो पेमेंट में मैं उसको क्या दे रहा हूँ, हमारी कंपनी के शेयर दे रहा हूँ। अच्छा ये भी हो सकता है क्या कि वो बोल दे आधा तो कैश दे दो आधे शेयर दे दो, हो सकता है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? ऑन शेयर इशू, शेयर इशू करने पर क्या एंट्री कर दूंगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अगर मैंने कैश दी तो ये लो टू कैश, अगर कैश नहीं दी तो सीधा शेयर कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? इसी चीज को यहां पर क्या फर्क पड़ेगा? ये एंट्री तो सेम होगी, एसेट्स परचेज करी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर जब मैं उसको शेयर दूंगा हमारी कंपनी के, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रीमियम भी आ जाएगा, बाकी सेम एंट्री है। अच्छा क्या ये कि ये कैश में यहाँ पर भी पे कर सकता था क्या बिजनेस खरीदते वक्त? यस पे कर सकते थे। अच्छा कैश से ज़्यादा बेटर यहाँ पर वर्ड यूज लेना आप बैंक, क्योंकि बैंक कंपनी के सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो उसने आधा तो बाई चेक दे दिया होगा और बाकी के जो शेयर दिए उसकी हमने एंट्री कर ली। यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा, बस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको उतारो एज इट इज। इसके लिए थोड़ा कम स्पेस रखना, ठीक है, छोटा सा, इसके लिए ज़्यादा रखना ताकि पूरे आपकी कॉपी में आ जाए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते, अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये पॉइंट स्टार्ट हुआ है। अब देखो एंट्रीज तो बहुत इजी है, यहाँ कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी कहाँ पर? जब आप प्रीमियम पर शेयर्स इशू करोगे तो आपको वो कभी भी पता है इन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताएगा। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि इतने शेयर देने, वो आपको प्राइस बताएगा शेयर की कि एक शेयर है 100 रुपये का, 120 में देना है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, मैंने कहा अमाउंट फिल करता हूँ, सपोज फिल उतार लिया सबने, यहाँ मैंने लिखा आपने किसी से 5 लाख की एसेट्स ली, उसने अपने 1 लाख की लायबिलिटीज भी आपको दी, तो क्या मुझे वेंडर को 4 लाख रुपए का पेमेंट करना है? यस। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि वेंडर को जब आप पेमेंट करोगे तो ये शेयर जो है ना वो इशू करोगे प्रीमियम पर। किस पर? प्रीमियम पर।
अब वो कह रहा है कि 4 लाख रुपए का आप जब पेमेंट करोगे वो 100 रुपए वाले शेयर्स में जो 120 में इश्यू करोगे आप, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, इसी चीज को बोल रहा हूं। क्या मुझे वेंडर को 4 लाख रुपए देने? यस। क्वेश्चन कह रहा है आप इसको शेयर दोगे, कौन से वाले शेयर दोगे? 100 रुपए वाले, लेकिन 120 में दे रहे हो अगले को। क्या मैं प्रीमियम पे दे रहा हूँ शेयर? यस, प्रीमियम पे दे रहा हूँ। तो अब इस केस में आपको ये बताना शेयर कैपिटल कितनी होगी और प्रीमियम कितना होगा। क्या आप सीधा सोच सकते हो कि भाई 20 रुपये प्रीमियम लग रहा है, यानी 20% प्रीमियम हो गया, 4 लाख का 20% करोगे 80,000 प्रीमियम में चला जाएगा और बाकी शेयर कैपिटल में चला जाएगा? गलत सोच है, ठीक है। या मैं इसको 120 नहीं लिख के क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, 100 रुपए का शेयर आपने 20% प्रीमियम पर दिया उसको। समझ में आ रहा है? तो कई बार बच्चे देखो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, खरीदने पर तो ये एंट्री कर दी, अब हम प्रीमियम पे दे रहे हैं तो ये वाली एंट्री करनी है अपने को। तो वेंडर का नाम लिखेंगे, मैं लिखूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, 2 में शेयर कैपिटल और 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम आएगा अब, ये हम वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर 4 लाख ये रहे, 20% प्रीमियम है ना, तो 4 लाख का कर लो 20%, कितना हो जाएगा? 80,000, और बाकी बच्चे में डाल दीजिए शेयर कैपिटल में। क्या सही है? सही नहीं है। सही क्यों होगा? 3,20,000 के मैं शेयर दे रहा हूँ वास्तव में। क्या प्रीमियम जो शेयर कैपिटल है उसका 20% होना चाहिए ना? जरा 3,20,000 का 20% करो, कितना आता है? 64,000, जबकि यहां हमने कितना दिया? 80,000। ये चीज गलत है। तो जब भी आपके पास में, जब आप शेयर इश्यू करोगे किस पर? प्रीमियम पर। किस पर्पज से? बिजनेस खरीद रहे हो या फिर एसेट खरीद रहे हो? देखो वहां दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप कैश में इश्यू करते हो ना, तब तो क्वेश्चन खुद ही आपको नंबर ऑफ शेयर बता देता है, या नहीं बता रहा है। या इसने ये थोड़ी बोला कितने शेयर देने, नहीं, इसने बोला आप शेयर कैपिटल दे रहे हो, एक शेयर 100 रुपए वाला आप उसको दे रहे हो, कितने में दे रहे हो? 120 रुपए में। तो हमारा सबसे पहला काम यहाँ पर ये होगा, हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर। बिना नंबर ऑफ शेयर के आप डायरेक्टली प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। समझ गए? पहले मैं क्या करूंगा? कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ शेयर। अब ये नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे सर? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होगा अमाउंट ड्यू। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट ड्यू। ड्यू का मतलब है बकाया राशि जो हमें देनी है। किसको देनी है? वेंडर को। अमाउंट ड्यू का मतलब बताओ, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 5 लाख की एसेट्स ली, 1 लाख की लायबिलिटीज आई, तो अमाउंट ड्यू कितना है? 4 लाख रुपए देने ना। अमाउंट ड्यू अपॉन में आएगा इश्यू प्राइस पर शेयर। एक शेयर की इश्यू प्राइस क्या है? अब ये नया वर्ड क्या है? इश्यू प्राइस सुना है? फेस वैल्यू क्या होती है? सुना है? क्या होता है फेस वैल्यू? अंकित मूल्य। शेयर है कितने का, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 100 रुपए वाला शेयर आपने 20% प्रीमियम पर दिया, तो इस क्वेश्चन में आपने शेयर इश्यू कितने में किया है? 120 में। अगर कोई बोले कि बताओ इनमें से फेस वैल्यू क्या है, तो मेरा आंसर होगा 100 रुपए। फेस वैल्यू मतलब वो है कितने का, और जितने रुपए में आप इश्यू करते हो वो प्राइस हो जाती है हमारी इश्यू प्राइस। क्या हो जाती है? इश्यू प्राइस, ठीक है। अगर आप 8 बार इश्यू कर रहे हो सम मूल्य पर, तो फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस सेम ही होती है। लेकिन अगर आप 20% प्रीमियम पे दे रहे हो तो हमारी इश्यू प्राइस इस क्वेश्चन में पता क्या आएगी? 120। क्लियर? अब आते हैं इसी वाले पॉइंट पे। बताओ इसको नंबर ऑफ शेयर कितने देने, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बताओ इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 लाख रुपए थे जो उसको पे करना था। अमाउंट ड्यू कितना? 4 लाख डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर की कितनी बोली क्वेश्चन ने? 120 रुपए। यानी कि अगर 8 पार है तब तो 100 का 100 ही आएगा, लेकिन 8 प्रीमियम हो गया तो जोड़ दो 120 रुपए। तो बताओ हम उसको नंबर ऑफ शेयर कितने देंगे? कैलकुलेट करो फटाफट। पॉइंट्स में आ गया क्या? 4 लाख बटा 120 33,000। इसको है ना मैं 25% कर लेता हूँ।
25% करेंगे तो 125, क्योंकि नहीं तो शेयर पॉइंट में आएंगे, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अब बताओ मेरा शेयर मैंने उसको दिया कितने में, 25% प्रीमियम जोड़कर, यानी 125 में दे रहा हूँ। तो 4 लाख डिवाइड बाई, अब इश्यू प्राइस क्या हो जाएगी 125, तो डिवाइड बाई 125। अब देखो 125, मुझे उसको 3200 शेयर देना है। अब अगर कोई मुझे बोले एंट्री करो, तो अब मैं आसानी से एंट्री कर सकता हूँ। इसी क्वेश्चन की एंट्री करा के बता रहा हूँ मैं आपको। अब मुझे वेंडर को पेमेंट देना है, तो मैं क्या एंट्री करूँगा, दूसरी एंट्री। पहली एंट्री तो परचेज करने पर, दूसरी एंट्री पे करने पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल, और 2 में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर पता चल गए। जब नंबर ऑफ शेयर पता चल गए तो बताओ शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाएगी 3200 इंटू 100, ठीक है, और प्रीमियम में कितना जाएगा 3200 इंटू 25। प्रीमियम कितना था, 25 रुपये का था। ठीक है, और देखो यहाँ तो 4 लाख हमें मालूम ही है, यहाँ पर दिक्कत थी तो हमने इसको क्लियर किया। हमने कहा पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, और नंबर ऑफ शेयर निकालने की बात करो तो देखो 3,20,000 यहाँ आ गए और 80,000 यहाँ आ गए। कोई दिक्कत है? पिछले वाले क्वेश्चन से लिख मत करना, वहाँ पर 20% था, यहाँ 25% किया मैंने। ठीक है, तो सर वही तो आ रहा है। अब इसका देखो, अगर आप डायरेक्टली 25% करते तो 4 लाख का पता 25% कितना आता है, 1 लाख। क्या प्रीमियम 1 लाख है क्या? जबकि यहाँ कितना है प्रीमियम, 80,000। समझ पा रहे हो? अगर आप बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले करते तो आप क्या मांगते कि भाई 25% प्रीमियम है, वो तो प्रीमियम में डाल दो, बाकी बचा हुआ यहाँ डाल दो। तो 4 लाख का 25% करते तो कितना आता, 1 लाख। तो क्या यार 3 लाख आते, गलत हो जाता ना। इसलिए जब भी शेयर आप इश्यू करोगे किसके ऊपर, एट प्रीमियम, और कब, बिजनेस परचेज या एसेट्स परचेज के रूप में। तो इस केस में जब भी प्रीमियम पर शेयर इशू किए जाएंगे आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब नीचे ये फॉर्मूला लिख दो फटाफट, फिर इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी कराता हूं मैं आपको। अब एक क्वेश्चन बना रहा हूं, इसके ऊपर सोल्व आपको करना है, देखते कौन आंसर देगा। XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड, उसने प्लांट परचेज किया, प्लांट परचेज किया उसने कितने का, 9 लाख रुपीस का। कितने का, 9 लाख रुपए का। ठीक है, ऊपर जाओ, इधर देखते देखना, उधर पड़ा होगा कैंपर। तो हमने प्लांट परचेज किया 9 लाख का। अब क्वेश्चन कह रहा है आपने 40% अमाउंट जो है वो चेक से पे कर दिया, अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो अमाउंट बचा, रिमेनिंग अमाउंट, उसके लिए आपने क्या किया, शेयर इशू किए। शेयर इशू, कौन से वाले शेयर, इक्विटी शेयर आपने इशू किए, इशूड 8 इशूड ऑफ 100 ईच, 8, कितना परसेंट प्रीमियम रखें, 9 लाख का 40%, 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम। इसकी जरा एंट्रीज करनी है आपको, कर सकते हो? कौन बताएगा? नरेश। सबसे पहले सॉल्यूशन, फर्स्ट एंट्री, वेंडर लिख दो, प्लांट परचेज क्या, ये लो नाम लिख देते आपके लिए, प्लांट परचेज फ्रॉम राम। ठीक है, अब बोलो। वेरी गुड। क्या वेंडर आ रहा हमारे पास उठ के? बेटा मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, प्लांट नहीं आएगा, राम को लाओगे, राम को यूज लोगे बिजनेस में। हाँ, प्लांट हमने खरीदा तो हमारे पास बिजनेस में प्लांट आ रहा है, प्लांट एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगी तो क्या करना है, डेबिट करना है। क्या एंट्री करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट। कितने का प्लांट लिया था, 9 लाख का, और 2 में वेंडर का नाम लिख दिया यहाँ पर, राम। अब ध्यान देना, क्या आपने पूरा का पूरा अमाउंट ही उधार में लिया है क्या? मैंने कुछ तो पे कर दिया ना, तो जो पे किया उसके तो आप हाथों हाथ यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो या दूसरी एंट्री में भी साथ में कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। अगर मैं हाथों हाथ पे कर देता हूँ तो मैं लिख दूंगा टू बैंक,
चेक से पे किया, और बाकी जो बच जाएगा उसके लिए मैं उसका नाम लिख दूंगा टू राम्स अकाउंट। राम को मैंने अपनी लाइबिलिटी बना दिया। राम कौन है, रिसीवर या गिवर? गिवर, देने वाला। देने वाले को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो 9 लाख का 40% तो हमने हाथों हाथ दे दिया, 3,60,000, और बाकी जो बच गया 5,40,000 वो उधार वाला है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, बाकी के लिए आपने क्या किया, ध्यान से देखो। रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपने शेयर इश्यू किए, कौन से, इक्विटी शेयर। क्या सेम वैल्यू पर 8 पार किया या प्रीमियम? प्रीमियम। तो अब मैंने कहा दूसरी एंट्री तो हमें आती है, एंट्री क्या करेंगे, राम को देना है तो राम से अकाउंट डेबिट। 2 में क्या जाएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड 2 में आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जरा मुझे ये बताओ कि क्या राम को 5,40,000 रुपए के लिए शेयर देने हैं? यस। क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में बताया गया कि कितने शेयर देने हैं? नहीं बताया, तो फिर क्या करें, हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? अच्छा, क्या बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले आप डायरेक्टली करो तो समझना, पहले आप सीधा सोच सकते हो सर 20% प्रीमियम है, क्या सोचोगे? गलत हो जाएगा, करके दिखाता हूँ। हमारे हिसाब से पहले मैं बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले हुए करता हूँ। 5,40 का अगर मैं 20% करता हूँ तो ये होता है 1,08,000। तो मैंने कहा 1,08,000 तो डाल दो प्रीमियम में, और बाकी बचा हुआ कितना है, 5,40 माइनस 1,08,000, ये आ जाएगा 4,32,000। कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। ध्यान रखना, ये गलत है, मैं बताता हूँ। अब अगर हम नंबर ऑफ शेयर निकाल के करें तो देखो फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हमने कहा नंबर ऑफ शेयर निकालो। नंबर ऑफ शेयर, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स का, अमाउंट ड्यू अपॉन में इश्यू प्राइस। बताओ अमाउंट ड्यू कितना है जो हमें उसको पे करना है, 5,40,000। तो अमाउंट ड्यू अपॉन में इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस का मतलब है हमने उसको कितने में दिया, इश्यू प्राइस पर शेयर। 5,40,000 का मुझे उसको पेमेंट देना है, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस कितनी थी, 120। 100 की चीज 20% प्रीमियम पे दे रहा हूँ, तो 20% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 20। तो क्या मैं 120 में दूंगा, यस। बताओ कितने शेयर आएंगे, 4,500। वो था जो बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले हमने एंट्री में करा। अब मैंने कहा नंबर ऑफ शेयर निकालने के बाद देखते हैं क्या आएगा। तो क्या नंबर ऑफ शेयर निकालने के बाद यह अमाउंट आएगा 4,500 इंटू 100। बताओ कितना आया, 4,50,000। जबकि वहां देखो हमने क्या लिखा पहले, गलत है कि नहीं है, समझ गए? पहले वाला पूरा सिस्टम ही क्या है, गलत। डायरेक्टली सोचोगे तो डायरेक्ट वाले नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 4,500 इंटू 100 यहाँ आ गए, और 4,500 इंटू 20 रुपये प्रीमियम के यहाँ आ गए। दोनों की टोटल इससे मैच करेगी। 450 इंटू 100 4,50,000, और 4,500 इंटू 20 90,000। सो सिंपल। उतारो फटाफट यहाँ तक, क्वेश्चन उतार लो पहले, फिर ये एंट्री को करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, देखो अब। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ शेयर क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखे थे। अगर ये सीधा हमें बोल देता को कि 4,500 शेयर 100 रुपये का इश्यू कर दो, प्रीमियम के ऊपर देना है, तो हम तो सीधा लिख लेते ना, कहाँ दिक्कत थी। यहाँ माथाफोड़ी क्यों करी हमने कहा प्रीमियम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ शेयर चाहिए, और अगर क्वेश्चन खुद ही नंबर ऑफ शेयर दे दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में इसने दे ही रखा आपको नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, राजपूताना ग्लास वर्क्स ने, जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, 60 लाख रुपए, जो 30,000 तो 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर में, और 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर में डिवाइडेड थी। पता है ना शेयर कितने टाइप के होते हैं, 2, लास्ट टाइम डिस्कस करवा रखा है। आगे अब कह रहा है कंपनी ने संयंत्र और मशीनें खरीदी, कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीन, कितने की, वो अमाउंट आपको नहीं दिया इस बार देखो थोड़ा उल्टा चल रहा है। ये कह रहा है आपने प्लांट एंड मशीन खरीद ली, ठीक है, और आपने क्या किया, उसके बदले में 10,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए 5% प्रीमियम पर। तो अब हमें डायरेक्टली एंट्री करने के लिए पूछा एक तो, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, फर्स्ट हमने क्या किया, एक प्लांट परचेज किया, प्लांट एंड मशीन,
तो बता सकते हो क्या एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीन परचेज करने पर? भावना, प्लांट एंड मशीन दोनों बोला इसने, तो प्लांट एंड मशीन हम भी यही यूज लेंगे। प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर, वेंडर का नाम नहीं बताया इसने, ठीक है, लेकिन बताओ कितने रुपए, कितने की प्लांट एंड मशीन खरीदी? 10,000 शेयर दिए हुए अपने को, नंबर ऑफ शेयर है 10,000 और एक शेयर आपने उसको कितने में दिया? 5% प्रीमियम पर। तो अब हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं, बताओ कैसे? सेकंड एंट्री पे आ जाओ। क्या वेंडर को पेमेंट दूंगा? यस, वैसे यहाँ से भी पता लगा सकते थे, बट मैं चाहता हूँ पहले एक बार सेकंड एंट्री में आओ। तो क्या एंट्री करूंगा? वेंडर को पेमेंट दूंगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू में। अब इसको हम क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, जिसका नाम क्या था? 10% प्रेफरेंस शेयर। तो जब भी आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे तो उसका नाम के साथ पूरा लिखना पड़ेगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और क्या प्रीमियम भी है? यस, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10,000। यहां हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू आएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं 10,000 इंटू 100 रुपए का एक शेयर था, क्वेश्चन नहीं बोला है। और प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू कितना प्रीमियम? 5 रुपए। 5% क्या होता है? 100 का 5 रुपए होता है। तो बताओ कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 10 लाख रुपए की तो शेयर कैपिटल हो जाएगी, ठीक है, और 50,000 ये हो गए। तो क्या कह सकता हूं? मैंने वास्तव में 10,50,000 की कोई एक एसेट परचेज करी थी। अब ये चीज सर यहाँ डायरेक्टली कैसे पता लगाएं? सीधा सोचो, क्या मैं 10,000 शेयर दे रहा हूँ 105 रुपए में, अगले को 105 में दे रहा हूँ ना, तो क्या मैं यहाँ सीधा लिख सकता हूँ 10,000 इंटू 105, यही अमाउंट आएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा? 10,50,000 की हमने मशीन खरीदी, ठीक है, जिसके लिए क्वेश्चन ने आपको खुद ने इस बार नंबर ऑफ शेयर बता दिए, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। फिर कह रहा है सभी और पूर्णदत्त निर्गमित के सभी समतांश, सभी मीन्स सारे जो भी हमारे पास पड़े हैं, सारे के सारे समतांश 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए एंड ऑल द इक्विटी शेयर वर इशूड टू द पब्लिक एट 5% प्रीमियम। अब बात कर रहे हैं कि शेयर इश्यू करने की क्या एंट्री होगी। ये तो क्या था? एसेट परचेज करी, कर ली एंट्री। उसके बाद बताओ जरा हमारे पास टोटल शेयर अवेलेबल कितने थे? इक्विटी शेयर 30,000 शेयर थे हमारे पास। एक शेयर कितने का था? 100 का, जो आप पब्लिक में इश्यू कर रहे हो। और क्वेश्चन ने बोला सारे इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए हमने। सर कहाँ से पता चला? 30,000 लिखा हुआ था ना ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में क्या था? 60 लाख की शेयर कैपिटल थी, जिसमें से 30,000 तो 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर थे और 30,000 हमारे पास में 100 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है सारे इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, तो अब इसकी एंट्रीज करनी है। अब इस पे आते हैं अपन। ये भी हमने कितने में इश्यू किया पता है? 5% प्रीमियम, मतलब 105 में दिया हमने इसको। अब आगे क्या बोला? आपने पैसे कैसे मांगे? एप्लीकेशन पर 30 रुपये, अलॉटमेंट पर 40 रुपये प्रीमियम सहित, यानी इसमें प्रीमियम जुड़ गया, और 20 रुपये आपने मांग लिए फर्स्ट कॉल पर और 15 रुपये आपने मांग लिए सेकंड कॉल पर, ठीक है। तो मैं ना कहाँ लिखूँ? यहीं पे लिख देता हूँ, चलो। तो अब हमने कहा एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर आपने पैसे मांगे। कितने कितने बताओ? 30, 40, 20 और 15, टोटल हो गए 105 रुपये, जिसमें इसने क्लेरिफाई कर दिया प्रीमियम का एडजस्ट करना था अलॉटमेंट के साथ। बोला ना इसने प्रीमियम सहित विद प्रीमियम। तो क्या कह सकता हूँ? 35 रुपये तो इसमें शेयर कैपिटल है और 5 रुपये इसमें क्या है? प्रीमियम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर कह रहा है सभी मांगे की जा चुकी है, मतलब सारा पैसा हमने मांग रखा है। द अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑल द कॉल्स हैव बीन मेड, द अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। अब इनमें से हमें पैसा कैसे कैसे मिला वो दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना क्या करें। इन अंशों पर देय राशि निम्न प्रकार से वसूल हुई। 27,000 अंशों पर पूर्ण राशि। हमने कितने शेयर इश्यू किए थे? 30,000। 30,000 में से 27,000 शेयर होल्डर ने तो पूरा का पूरा पैसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे
2000 अंशों पर 70 रुपये ही मिले अपने को, 70 रुपीज ही रिसीव हुआ है, ठीक है। और 1000 अंशों पर हमें 90 रुपये प्राप्त हुए, 1000 शेयर्स पर हमें 90 रुपीज रिसीव हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस बार इसने डायरेक्टली नहीं बोला है कि ये शेयर होल्डर ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब देखो, हम शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं, मैंने कहा भाई ले तेरा ये पैसा बनता है, ला पेमेंट कर दे। क्या जरूरी है क्या कि वो टाइम पर पैसा दे देगा? अगले पास नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, वो कंपनी में पे नहीं करेगा। जब कंपनी शेयर्स के ऊपर पैसा मांगती है और शेयर होल्डर्स वो मांगा हुआ पैसा उन्हें जमा नहीं कराते हैं, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब बकाया मांग। हमने मांग तो ली लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है। अब यहाँ पर इसने ये चीज़ क्लेरिफाई करी। क्या क्या क्लेरिफाई किया कि 27,000 वाले तो भोले जीव थे आपके जैसे, दे दिए पैसे। 2000 कौन थे? नट्टे थे मेरे जैसे, नहीं दिए पैसे, ठीक है। और 1000 और था जिसने भी 90 रुपये मांगे और उसने, सॉरी हमने टोटल मांगे 100 रुपये, उसने 90 तो दे दिए, 10 नहीं दिए। क्लियर? आगे, ऐसे समस्त अंश जिन पर 90 रुपये प्रति अंश प्रीमियम को सम्मिलित करते हुए से कम राशि प्राप्त हुई है, जब्त कर लिए गए। ये क्या है? ये वो पॉइंट है जो फर्स्ट ईयर में है। अब हम इनके शेयर जब्त कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे वाले पॉइंट पे आने से पहले मुझे आपको शेयर फॉरफीचर का एक प्रोसेस समझाना पड़ेगा। तब तक अपन नॉर्मल एंट्रीज करते हैं पहले, ठीक है। फॉरफीचर पर तो बाद में आएंगे। अब बताइए, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगी मेरी? पैसा मिलेगा अपने को, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। क्या आपको एप्लीकेशन तो सारे के सारे लोगों ने दी होगी? ध्यान से सोच के बताना मुझे। एप्लीकेशन तो हमें सारे लोगों ने दी होगी, तभी तो हमने उनको शेयर दिए थे। तो एप्लीकेशन का पैसा तो कभी कोई रोक ही नहीं सकता है, ये तो याद रखना आप, ठीक है। अगर हमने किसी को शेयर दिए तो डेफिनेटली उसने हमें एप्लीकेशन का अमाउंट दिया, फिर हमने उसको शेयर अलाउट किए होंगे, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ आपको ये जो पैसा है ना, वो तो पूरे 30,000 पर मिल गया। इनटू बताओ कितने रुपए मांगे थे एप्लीकेशन पर? 30 रुपये। कितने होते हैं? 9 लाख रुपए। क्या 9 लाख तो आपको रिसीव हो गए? यस सर। क्या यहाँ ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आई? नहीं आई। कहीं कुछ बोला है क्या शेयर ने कि 30,000 के से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है? कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोले तो हमें मानना है 30,000 इश्यू किए थे और 30,000 की हमारे पास में एप्लीकेशन आई है। यहाँ तो कोई दिक्कत? फर्स्ट एंट्री तो हो गई। सेकेंड एंट्री क्या होती है? इस एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पता है हम इनके अकाउंट बंद करते हैं। ये जो एप्लीकेशन का खोला पहले, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, खत्म। तो नेट एंट्री देखो क्या बन गई? बैंक टू शेयर कैपिटल। बस हमने सीधा शेयर कैपिटल बना दी। बताओ कितने रुपए? यहाँ तो 9 लाख आएंगे, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत है? तीसरी एंट्री अब मैं मांग रहा हूँ किस चीज़ की? अलॉटमेंट की। पैसा मांगना पड़ेगा अब अलॉटमेंट का। हमेशा कंपनी 2-2 एंट्रीज करती है, पहले मांगती है फिर मिलते हैं, फिर मांगती है फिर मिलते हैं। लेकिन एप्लीकेशन के केस में उल्टा होता है, पहले पैसा मिलता है आपको एप्लीकेशन का, क्योंकि लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद में हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब आगे से हर बार हमें पहले पैसा मांगना है। मांगने पर हमेशा क्या करो? डेबिट करो। क्या मांग रहा हूँ? तो अलॉटमेंट को डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू में क्या जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या यहाँ प्रीमियम भी था? यस, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बताओ कितने शेयर पर पैसे मांगने? 30,000 पर। क्या मैं कह सकता हूँ, देखना अच्छे से, 30,000 शेयर पर 35 रुपये तो मुझे कैपिटल के मांगने और 5 मुझे प्रीमियम के मांगने। तो कैपिटल का कैपिटल में डालूंगा, प्रीमियम का प्रीमियम में डालूंगा। 30,000 इंटू 35 और यहाँ आ जाएगा 30,000 इंटू 5। कोई दिक्कत? करो मल्टीप्लाई। तो 10,50,000 तो शेयर कैपिटल के और 1.5 लाख, 30,000 इंटू 5, 1,50,000 आ गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। और टोटल आपने पैसे मांग लिए 12 लाख।
तो हमने लोगों से टोटल पैसा मांग लिया 12 लाख और अब हमें पैसा मिलेगा। पैसा मिलने पर मोनिका क्या एंट्री होनी चाहिए? फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सोचना थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन ने बोला हमारे पास 3 तरीके के शेयर होल्डर थे। 27,000 वाले वो लोग जिन्होंने सारा पैसा दे दिया, कुछ लोग थे जिनको हमने 2,000 शेयर दे रखे, उसने मुझे 70 रुपये दे दिए, 70 रुपीज़, और कुछ लोग ऐसे थे जिनसे हमने 1,000 रुपये मांगे, उसने मुझे कितने दे दिए? 90 रुपीज़। तो क्या कह सकता हूँ, 70 रुपये तो मुझे सारे लोगों ने दे दिए। भाई 70 तो दे ही दिए, वो जो थे 70 रुपये वाले वो भी तो 2,000 वाली कैटेगरी वाले हैं। 27 ने तो पूरा ही पैसा दे दिया। 1,000 वाले ने 90 रुपये दे दिए, तो उसने 70 तो डेफिनेटली दे दिए। क्या मैं कह सकता हूँ सारे के सारे शेयर्स के ऊपर कम से कम 70 तो मिल चुके आपको? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? हाँ जतिन जी, डाउटफुल लग रहा है सिचुएशन? वेरी गुड, ध्यान से देखना इसको। हमारे पास टोटल 30,000 शेयर थे, इतने इश्यू किए थे आपने। क्वेश्चन कह रहा है 27,000 शेयर होल्डर तो ऐसे हैं जिन्होंने 100 रुपये के 100 रुपये दे दिए, कोई दिक्कत है? पूरा पैसा दे दिया। 2,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 70 रुपये दिए, तो इन्होंने कितने नहीं दिए? 30 नहीं दिए, कह सकता हूँ। और 1,000 वाले ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 90 दे दिए, तो कितने नहीं दिए? 10 नहीं दिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं अगर ओवरऑल देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं 70 रुपये तो सबने दे दिए? ध्यान से देखो, 70 तो सब दे चुके हैं ना। अब जरा यहां आते हैं और देखते हैं कि क्या 70 में 2 चीज आ गई है। क्या सारे के सारे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी? यस। क्या सारे के सारे लोगों ने अलॉटमेंट दे दिया? यस। यहां तक दिक्कत है? भाई 70 रुपये मांगे हमने, क्या कह सकता हूं 70 सबने दे दिए, तो क्या अलॉटमेंट का पैसा तो सारे के सारे शेयर होल्डर ने दे दिया? यस, दे दिया। ये फर्क है आपके 12th स्टैंडर्ड में और बीकॉम फर्स्ट ईयर में। वहां पर सारी चीजें ऐसे होती थी, लो बेटा परोस देते थे, छाप दो। यहाँ पर परोस ही नहीं है, ये बोलेंगे अब खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट बेसिक कॉमन सेंस अगर अप्लाई करोगे ना, सारी चीजें इजी लगेगी। क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूँ 70 रुपये तो लगभग सबने दे दिए? वापस सुन लेना, क्या वापस बताओ मुझे। एप्लीकेशन का पैसा आ गया? यस। अलॉटमेंट का आ गया? यस। तो ये किस चीज का पैसा है? अलॉटमेंट का। क्या हमने टोटल 12 लाख रुपए मांगे अलॉटमेंट पर? यस। क्या पूरे मिल गए होंगे? मिल गए होंगे। कहीं दिक्कत है? तो क्या मैं लिख सकता हूं 12 लाख तो मुझे सारे के सारे शेयर होल्डर ने दे दिए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वापस की तो बात ही नहीं आ रही है। बात ये आ रही है कि क्या हमें पूरा पैसा मिल गया? 12 लाख मांगे, सबने दे दिए 12 लाख, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अब इसमें प्रीमियम वाला तो कोई रोल ही नहीं जो आप सोचने लगे बैठ के। मुझे मिलना चाहिए था कितना पैसा? 12 लाख रुपए विद प्रीमियम। प्रीमियम के साथ मुझे 12 लाख मिलना चाहिए था। क्या मैं कह सकता हूँ विद प्रीमियम मुझे 70 रुपये मिलने चाहिए थे? 70 सबने दिए ना, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत अब आएगी, ठीक है। अब मैंने कहा मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ूंगा तो अब मैं पैसा मांगूंगा कौन सा? फर्स्ट कॉल का पैसा। फर्स्ट कॉल के मैंने पैसे मांगे, मांगने तो सारे शेयर होल्डर से ही हैं। कितने शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा? 30,000 शेयर होल्डर से। तो मैं एंट्री करूंगा मांगने पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या मैं 30,000 शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा? यस। कितने रुपए? 20 रुपए। क्या मैं 6 लाख रुपए मांग लूं? यस। मैंने मांग तो लिए 6 लाख, लेकिन जब मुझे रिसीव होने की बारी आई तब क्या पता चला? अब ध्यान से देखिए, उधर ध्यान से देखना। क्या इस 27 वाले ने पूरे दे दिए? यस। तो चलो मैं एक बार पहले एंट्री करा देता हूं। पैसे मिलने पर क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ध्यान से देखना, मुझे इस एंट्री में ये लिखना होता है कि हमें कितना पैसा मिला है, वही तो है ये एंट्री। क्या मुझे पूरे के पूरे 6 लाख मिल गए? मैंने कहा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? 27 वाले ने तो पूरे दे दिए, 2,000 वाले ने 30 रुपये नहीं दिए। अब जरा सोच के बताना इसको और उसको देख के, 2,000 वाले ने क्या नहीं दिया? क्या 2,000 वाले ने एप्लीकेशन दे दी? यस। 2,000 की बात कर रहा हूं मैं। एप्लीकेशन तो सबने ही दे दी, अलॉटमेंट सबने ही दे दी। वो 2,000 वाला जो शेयर होल्डर है वो
कितने रुपए नहीं दे रहा, 30 रुपए नहीं दे रहा, तो क्या मैं कह सकता, एक बार यहाँ पर आओ, इसने जो अमाउंट यहाँ पर दिया है ना, एक बार वापस थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज करवाता हूँ। एक चीज क्लियर कर लेना, जब भी क्वेश्चन आपको ये बोलता है ना कि ये इतने रुपए दे चुका है, इन शेयर होल्डर्स की बात करी क्वेश्चन ने, कह रहा है ये इतने रुपए दे चुका है, तो इसका मतलब हमें क्या मानना है, अब सपोज इसको ऐसे समझ लो आप कि इसने जो पैसा दिया ना, क्या इस 70 रुपए में मैं मान लूं, इस 70 रुपए में और इस 90 रुपए में इसने प्रीमियम भी दे रखा है, ये बताओ मुझे पहले तो, क्या इसने जो पैसा दिया उसके अंदर उसने प्रीमियम भी दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये बता दो। दे रखा है। अगर मैं इसमें से प्रीमियम को हटा दूं, किसको हटा दूं, प्रीमियम को, वापस सुनना, क्या इन लोगों ने प्रीमियम भी दे रखा है, दे रखा है, तो अगर मैं इनमें से प्रीमियम हटा दूं या फिर मैं इसको भी 105 कर देता हूं थोड़ा, क्योंकि देखो इसने 27,000 वाले में ये नहीं बोला कि वो 100 रुपए दे रहा है, क्या ध्यान से देखो उसने क्या बोला 27,000 वाले में, कह रहा उन्होंने पूरा अमाउंट दे दिया, क्या मैं मान लूं पूरा अमाउंट हमने 105 मांगा था, ठीक है, आप इसको 105 से करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये आप सुनना, मैंने कहा 27,000 शेयर होल्डर वाले जो थे वो आपको पूरे 105 रुपए दे चुके, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। मैंने कहा 2,000 वाले आपको 70 रुपए दे चुके, जरा बताओ मैं टोटल मांगता कितना था इनसे, 105, कितने दे दिए, कितने बाकी हैं, 35 आया भाई, 35 रुपए बाकी है ना, वापस देखो, क्या मैं कह सकता हूं मैंने टोटल 105 रुपए मांगे हैं सारे शेयर होल्डर से, यस, ये पूरे 105 दे चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने क्या नहीं दिया, मैंने कहा 105 में 70 को दे दिए, क्या नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने 35 रुपए नहीं दिए, तो क्या कह सकता हूं 35 में क्या था, 20 तो थी फर्स्ट कॉल और 15 थी सेकेंड कॉल। पॉइंट क्लियर हुआ कि ऊपर से गया, क्लियर। चलो फिर आता हूं अगले शेयर होल्डर पर, क्या इससे 105 मांगे, कितने दिए, तो कितने नहीं दिए, ये 15 क्या था, क्लियर है कि ये भी बाउंस, चलो ये तो गुस्सा, ओके। अब बात करता हूं वापस में यहां, क्या 2,000 शेयर होल्डर वाले ने फर्स्ट कॉल दे दी, नहीं दी, तो क्या मैं कह सकता हूं इस व्यक्ति ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। अच्छा 1,000 वाले ने फर्स्ट कॉल दे दी क्या, यस, उसने क्या नहीं दिया, उसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल का तो इसका पैसा आ चुका है। अगर मैं इन शॉर्ट ओवरव्यू लूं तो क्या मैं कह सकता हूं सारे के सारे शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए एक्सेप्ट 2,000 वाला शेयर होल्डर जिसने फर्स्ट कॉल हमने मांगी उसने नहीं दी। समझ में आया, क्या 2,000 वाले ने फर्स्ट कॉल दे दी, नहीं दी। हमें इस एंट्री में ये लिखना है कि कितना पैसा हमें रिसीव हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ ये लिख रहा हूं, मैंने टोटल पैसे मांगे थे 6 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से माइनस एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर थे, उसने मुझे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट कॉल की, मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। क्लियर है पॉइंट। तो मैं सिर्फ उस शेयर होल्डर को माइनस कर रहा हूं ना जिसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैंने कहा टोटल 6 लाख मांगे हमने, यस, उसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास में कितने शेयर हैं, 2,000 शेयर हैं, ये आपको 20 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा तो माइनस कर दो। पक्का क्लियर है कि क्लियर ही है। चलो 6 लाख में से 40,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे कितने, 5,60,000 आपको मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ यहां हमारी कॉल्स इन एरियर कितनी आ गई, बस इसको भी साथ साथ में ध्यान देते रहना, 40,000, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी है। ये एक इकलौता क्वेश्चन है जो आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा बनाने वाला है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो हर क्वेश्चन में वापस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया एक क्वेश्चन में अच्छी मेहनत कर लो। फिर मैंने कहा अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेकंड कॉल की। मैंने सेकंड कॉल मांगी, मांगने पर तो मैं सबसे मांगूंगा पैसा, तो क्या मैं 30,000 शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा, यस। मांगने पर क्या एंट्री करते हैं, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। क्या मांगा मैंने, सेकंड कॉल मांगा, तो एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल, क्योंकि आखिरी कॉल भी तो थी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा, 2 इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर तो दिख रहा है? ओके। अब इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर मैंने पैसे मांगे कितने बताओ? 30,000 शेयर के ऊपर पैसे मांगे हमने। तो क्या मैं कह सकता हूं 30,000 शेयर पर इंटू कितने रुपए? सेकंड कॉल के 15 रुपए हमने मांगे, इंटू 15 कितने हो गए? 4,50,000। 4,50,000 रुपए हमने मांगे हैं। मांगने तो हमेशा सबसे, फिर जब मुझे पैसा मिलेगा, रिसीव होगा, तो ये एंट्री वापस अच्छे से देखना। एंट्री तो यही करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कोई दिक्कत? बताओ मुझे, क्या सारे शेयर होल्डर सेकंड कॉल दे दी? नहीं दी। किस किस ने नहीं दी? 2 जनों ने। एक शेयर होल्डर जिसके पास में शेयर थे 2,000, उसने भी सेकंड कॉल नहीं दी। एक शेयर होल्डर जिसके पास शेयर थे 1,000, उसने भी सेकंड कॉल नहीं दी। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, मैंने टोटल 4,50,000 रुपये मांगे। मांगे कितने? 4,50,000, जिसमें से माइनस 3,000 शेयर होल्डर मुझे पैसे नहीं दे रहे। सर ये 3 कहां से आ गए? 2 तो वो और तीसरा ये, क्या टोटल मिला के 3,000 शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहे ना? ये तो अलग अलग करूं क्या इसको, कि 2 को पहले लो फिर 1,000 को लो? इससे बेटर क्या 3,000। 3,000 वाले मुझे 15 रुपए नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। कितने नहीं देंगे? 45,000 रुपये मुझे नहीं देंगे। तो मुझे पैसा मिल कितना जाएगा? मुझे पैसा मिल जाएगा 4,05,000। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? इस लेवल पर बताओ कॉल्स इन एरियर कितनी है? कॉल्स इन एरियर 3,000 इंटू 15 ये ना 45,000। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? अब हमने क्या किया, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है इस चैप्टर का, वो यही है, अगर कोई शेयर होल्डर आपको पैसे नहीं देते हैं ना टाइम पे, तो कंपनी के पास में फुल पावर होती है, उसके शेयर जब्त कर लेती है कंपनी। जब्त मतलब समझते हो? फॉरफीचर कर लेती है, और जितना भी पैसा उसने दे रखा है वो सारे के सारे कंपनी अपने पास में रख लेती है, वापस नहीं लौटाती। कंपनी कहती है या तो टाइम पे पैसे मांगे दो, नहीं दोगे तो क्या होगा, हम आपके शेयर फॉरफिटेड कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। ठीक है? ये अब इन क्वेश्चंस में अपने को शेयर जब्त करने की भी एंट्रीज करनी है। तो शेयर जब्त करने की मैं पहले आपको जनरल एंट्री समझाऊंगा। ठीक है? तो इसलिए पहले आप यहाँ तक कर लो, फिर अपन फॉरफीचर की बात करते हैं। और फॉरफीचर के बाद में भी हम ये भी पढ़ेंगे क्या उन शेयर्स को वापस कंपनी रीइश्यू भी कर सकती है? कर सकती है। ठीक है? एक अकेले क्वेश्चन में सारे पॉइंट आ गए हैं, अच्छे से करना है। अब पूरा एक पेज छोड़ना आपको, पूरा का पूरा, और इसके बाद में आपको एक हेडिंग डालनी है, क्योंकि उस पेज पे पर वापस आएंगे रिटर्न यहाँ पर, और हमें इसकी एंट्रीज करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना, पूरा पेज छोड़ के हेडिंग ये डालनी है, शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। हाँ, एक पूरा पेज छोड़ना आपको, क्योंकि ये एंट्रीज हमें आगे अभी और कैरी करनी है। एक या 2 पेज ही छोड़ दो, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। अभी समझाता हूँ। अब बात करते हैं अपन फॉरफीचर की। ठीक है? लाइट इसकी ऑफ कर देता हूं मैं, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो फॉरफीचर का मतलब क्या है वास्तव में। यहां पर शेयर होल्डर से कंपनी ने बोला कि भाई हमें आपसे 100 रुपये चाहिए, 5 रुपये प्रीमियम के अलग, तो हमने आपसे 105 रुपये मांग रखे हैं, आप हमें पैसा दे दो। यहाँ पर 3,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनसे कंपनी ने पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो कंपनी के पास में ऑथोरिटी होती है, पावर होती है। कंपनी पहले उनको नोटिस भेजती है, क्या बोलती है कि भाई पैसे दे दो। पहला नोटिस भेजेगी, दूसरा नोटिस भेजेगी, फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उनके पास राइट होगा, वो आपके शेयर्स को जब्त कर सकती है। जब्त करने का मतलब ये होगा कि जो शेयर्स आपके नाम से रजिस्टर्ड थे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है? और आपके नाम से जो शेयर्स थे वो अब खत्म हो गए, वो शेयर आपसे वापस ले लेती है कंपनी। सर वापस कैसे लेगी? शेयर तो सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट वाला आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। आजकल सारी चीजें डिजिटल है, समझ गए? डिजिटलाइज होने का मतलब है यहाँ से उसका नाम काट दिया जाएगा और वो शेयर किसी और के नाम से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं उसके शेयर को क्या करूंगा, जब्त करूंगा, फॉरफीचर करूंगा। उसके बाद में पता है इन शेयर्स को कंपनी चाहे तो वापस रीइश्यू कर सकती है। क्या कर सकती है? रीइश्यू।
इस चीज को अपन बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। अगला जो हमारा पॉइंट है ना, इसको अच्छे से देखना आप, क्योंकि अब पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में आपको ये शेयर फॉरफीचर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अभी तक 12th लेवल का ही पढ़ा आपने, फिर कह रहा हूं इसमें फर्स्ट ईयर वाला कुछ था ही नहीं। फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन अब स्टार्ट हो रहा है आपके। शेयर फॉरफीचर एंड री इश्यू, कंपनी आपके शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है, जब्त कर सकती है, जिसे अगर हिंदी में कहें तो अंश हरण तथा पुनर्निर्गमन। हमें इनकी जनरल एंट्रीज देखनी है, क्योंकि पूरे कंपनी चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं, जनरल एंट्रीज पढ़ रहे हैं मेन चीज। तो अब जनरल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ने का मतलब क्या है? कैपिटल से हमने लोगों से पैसा लिया तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल लायबिलिटी होती है बिजनेस की, इसलिए मैं इसको बढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं? क्रेडिट करता हूं। जब मैं शेयर फॉरफीचर कर लूं, इनके शेयर जब्त कर लेता हूं, तो वही कैपिटल मुझे वापस कम करनी होती है। क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। तो जब भी आप शेयर फॉरफीचर करोगे तो फॉरफीचर की हमारी सबसे पहली एंट्री होगी, जिस भी आदमी के आप शेयर जब्त कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे? रिवर्स एंट्री करेंगे अपन। रिवर्स एंट्री मतलब इक्विटी शेयर है तो इक्विटी, प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जस्ट उल्टी एंट्री करिए मैंने। इश्यू करते वक्त हम हर बार देखो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया क्योंकि शेयर कैपिटल बनी, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल बनी। लेकिन जब आप किसी के शेयर जब्त करते हो तो आप जस्ट रिवर्स एंट्री करते हो और क्या लिखते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें अमाउंट कौन सा होगा? इसमें अमाउंट वो होगा जो कंपनी अभी तक कॉल कर चुकी है। मतलब क्या जरूरी है क्या कि 100 रुपए का शेयर है, कंपनी पूरे 100 रुपए मांगने के बाद ही शेयर जब्त करे? जरूरी नहीं है। कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, सपोज कीजिए 20 रुपए, हमने लोगों को शेयर अलाउट कर दिए, अलाउटमेंट का पैसा मांगा मैंने, आदमी ने अलाउटमेंट का दे दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। 100 रुपए का शेयर था, 10 रुपए एप्लीकेशन पर हमने मांगे, दे दिए, अलाउटमेंट के हमने 15 रुपए मांगे, दे दिए। फिर हमने बात करी फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल के मैंने उससे 15 रुपए मांगे किसी शेयर होल्डर से, उसने नहीं दिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने सेकंड कॉल के भी पैसे मांगे, 5 रुपए, उसने नहीं दिए। अब बताओ अभी तक मैंने पूरे पैसे मांग कितने रखे? 15, 30, 40, 45 रुपए तो मांगे अभी तक मैंने, अभी भी 55 बाकी है ना। मैं फर्स्ट कॉल नहीं देगा तो मैं वापस सेकंड कॉल भी करूंगा, उसने सेकंड भी नहीं दी, अब मैं उसको नोटिस भेजूंगा, मैं उसको कहूंगा ला भाई पैसे लिया तेरे, अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे शेयर फॉरफीचर कर लूंगा, तेरे शेयर जब्त कर लूंगा। तो ये चीज मैंने उसको क्लेरिफाई पहले ही कर दी। उसने पैसा नहीं दिया तो मैं अभी भी इसी स्टेज पर उसके शेयर जब्त कर सकता हूं। आया समझ में? तो क्या कंपनी बीच में ही कभी भी शेयर जब्त कर सकती है, जरूरी नहीं है कि पूरे पैसे मांगे। तो अब बात यह आती है कि सर इस एंट्री में जो हमने लिखा है ना, ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें कितने पैसे आएंगे मालूम है? जो कंपनी ने अभी तक कॉल कर रखे हैं, कॉल करने का मतलब अभी तक बताओ इन शेयर पर वास्तव में मांगे कितने गए? 45 रुपए, तो हम 45 ही लिखेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही सपोज कीजिए पैसा मांगा, तो क्या मैंने सेकेंड कॉल को क्रेडिट किया होगा क्या? मैंने सेकंड कॉल मांगी नहीं। मैंने जब सेकंड कॉल मांगी नहीं तो मैंने ये एंट्री भी नहीं करी, और जब मैंने ये एंट्री नहीं करी तो मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट भी कहाँ किया? तो जब मैंने किसी चीज को क्रेडिट नहीं किया, उसको जब्त करते वक्त डेबिट कैसे कर सकता हूं? क्लियर हुआ पॉइंट? तो जितना आपने क्रेडिट कर रखा होता है वो मैंने अभी तक यही तो कर रखा है। 55 तो अभी तक मांगे ही नहीं है भाई, मांगूंगा तभी एंट्री करूंगा ना, ये तो एंट्री करी नहीं ना अभी तक, मैंने पैसे मांगे कहाँ है? तो अभी तक मैंने 45 रुपए ही क्रेडिट किए थे, वापस 45 के 45 में क्या कर देता हूं? डेबिट कर देता हूं। किन शेयर पर? सिर्फ इतने ही शेयर पर जो आपको जब्त करने, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा, मैंने कहा भाई क्या एंट्री करेंगे जब्त करने पर? शेयर कैपिटल को कर दो डेबिट, ठीक है। और टू साइड में अब लिखते जाओ, क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना। टू में हमें वो सारी चीजें लिखनी है जो उसने नहीं दी, नहीं दी। इस क्वेश्चन पे आओ वापस। क्या उसने एप्लीकेशन दे दी? यस। क्या उसने अलॉटमेंट दे दिया? यस। उसने क्या नहीं दिया? उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने सेकंड कॉल नहीं दी। वापस क्रेडिट करो। सर क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मांगा था तब क्या किया था? डेबिट। याद है?
अलाउटमेंट मांगने पर डेबिट करो, फर्स्ट कॉल मांगने पर डेबिट करो, सेकंड कॉल मांगने पर डेबिट करो। तो जब जब करूंगा ना तो जस्ट रिवर्स एंट्री कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? तो हमने कहा जिस आदमी के शेयर जब्त किए पहले तो उसके ऊपर शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो जितने भी रुपए आपने मांग रखे हैं, फिर यहाँ लिखते जाओ क्या क्या उसने नहीं दिया। अब मैंने कहा सपोज कीजिए एक शेयर होल्डर है, उसने अलाउटमेंट भी नहीं दी, इसी क्वेश्चन में कह रहा हूँ अलाउटमेंट भी नहीं दी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट, ठीक है। मैंने कहा उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, लिखो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने कहा उसने सेकंड कॉल नहीं दी, लिखो टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। चलो इसको फाइनल मान लेते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैंने कहा अंतिम याचना थी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी? अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, मैं वो मिटा दूँ वो तो आपने सबने कर लिया होगा। अब तो बताओ जब हमने शेयर जब्त किए तो वास्तव में हमने क्या एंट्री करी? जस्ट उल्टी एंट्री कर रहा हूं मैं, इस पूरे एंट्री को आप अच्छे से देख सकते हो। जब हमने मांगे थे तो क्या एंट्री करी थी, उसका जस्ट रिवर्स मैंने किया, ठीक है। मैंने कहा पहले जब आपने इश्यू किए थे शेयर तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, डेबिट कर दो। जब आपने ये पैसे मांगे थे तो आपने क्या किया था, डेबिट किया था, क्रेडिट कर दो, ठीक है। सर कैसे अमाउंट की एंट्री करेंगे, इसी पॉइंट को लेता हूं मैं, इसी पॉइंट को। मैंने कहा सपोज कीजिए एक शेयर होल्डर है, उससे हमने कितने रुपए मांगे, 45 रुपए। तो फर्स्ट में यहां क्या आएगा, यहां आएगा 45, आ गया। अलॉटमेंट में क्या आएगा बताओ, कितने रुपए नहीं दिए, 15 रुपए, लिखो 15। फिर हमने कहा फर्स्ट कॉल कितनी नहीं दी, 15, लिखो 15। मैंने कहा सेकंड कॉल नहीं दी, 5, लिखो 5। ध्यान से देखो कितने हो रहे हैं, 35 हो गए। 10 रुपए जो उसने दे दिए उसका क्या करना है, वो हम जब्त कर लेंगे। जब्त कर लेंगे मतलब जो उसने दे दिया वो हम खा जाएंगे, ठीक है। और खाने का मतलब है हम एक स्पेशल अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम है क्या है, खाना। यानी कि टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिटेड मतलब क्या हुआ, जब्त करना। तो जो पैसा वो आपको दे देता है उसको हम जब्त कर लेते हैं और किस खाते में डालते हैं, किस अकाउंट में डालते हैं, जब्त वाले अकाउंट में। तो ये 10 रुपए का आएंगे, यहाँ आएंगे, कोई दिक्कत? तो वापस बताओ, जब्त करने पर पहली एंट्री शेयर को जब्त करेंगे, जब्त करने पर क्या करेंगे, जितने भी रुपए आपने मांग रखे हैं टोटल अमाउंट से कर दीजिए शेयर कैपिटल को डेबिट। 2 में वो चीजें लिखते जाइए जो उसने नहीं दी। हमने कहा उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दी तो शेयर सेकंड कॉल, और जो दे दिए उसको कहाँ डाल दो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर? चलिए अब बात ये आती है, सर अगर यही शेयर प्रीमियम पे इश्यू होते तो क्या होता? क्या बात कर रहा हूं मैं, प्रीमियम पे इश्यू होते तो क्या होता? तो अच्छे से पॉइंट को सुनना, इसको दिमाग में ड्रिल करने का प्रयास करना, नहीं तो ये पॉइंट आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करवाएगा। क्या बोल रहा हूं जो, पहले तो मुझे बता दो यहां तक सही है, सब क्लियर है कि पूरा ही क्लियर है? हाँ, अब मुझे बताओ अगर आपने शेयर प्रीमियम पर इश्यू किए थे तो क्या हमने प्रीमियम को क्रेडिट भी तो किया था? किया था। तो क्या मुझे उसको भी वापस डेबिट करना चाहिए? करना तो चाहिए, ठीक है। हमें उसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मैं सब पूरा ही उल्टा कर रहा हूं तो उसको क्यों छोड़ूं। शेयर इश्यू किए थे तो मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, डेबिट कर दिया। अलॉटमेंट मांगी तब डेबिट करी, क्रेडिट कर दिया। फर्स्ट कॉल मांगी तब डेबिट करी, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो क्या सर यहां पर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना है, डेबिट करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लेकिन सर यहां पर एक लाइन लिख रहे हैं, इफ प्रीमियम नॉट पेड। इफ प्रीमियम नॉट पेड क्या मतलब हुआ इसका? अगर उससे हमने प्रीमियम मांगा और उसने प्रीमियम पे नहीं किया तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए मैंने प्रीमियम मांगा था अलॉटमेंट पर, उसने अलॉटमेंट दे दी। क्या दे दी उसने? अलॉटमेंट दे दी। जब हमने अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगा, उसने हमें अलॉटमेंट दे दी, तो इस केस में प्रीमियम को कहीं नहीं लिखना है। भूल जाना कि शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए हुए थे। क्या बोला मैंने लास्ट, गंगा रिवाइज कराओ। ठीक है, दे दे तो
अगर प्रीमियम उसने पे कर दिया, वापस सुन लेना, मैं फिर कह रहा हूँ ये पॉइंट आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करवा देगा, ठीक है, और है कुछ भी नहीं पॉइंट में, इसी चीज को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ वापस आपको। प्रीमियम मैंने मांगा, उसने प्रीमियम अगर दे दिया तो चुपचाप से लेके जेब में डाल देना, किसी को नहीं बताना, प्रीमियम हटा ही देना, मान लेना प्रीमियम पे इश्यू नहीं था। कब? जब वो दे दे। लेकिन अगर वो प्रीमियम नहीं दे तो हमें चिल्ला चिल्ला के बताना, देख तूने प्रीमियम नहीं दिया, एंट्री करनी है। याद हुआ पॉइंट? प्रीमियम दे दे तो चुपचाप से जेब में डाल लो, नहीं दे तो चिल्ला चिल्ला के बताओ, देख तूने प्रीमियम नहीं दिया। छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, काफी काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब बात आ गई इसकी। अब बताओ अलॉटमेंट में क्या अमाउंट आएगा? नॉट पेड। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अपन? जो उसने पे नहीं किया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट पेड, जो उसने पे नहीं किया। यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट पेड, जो उसने पे नहीं किया। और यहाँ क्या आ जाएगा? विच इज पेड, जो उसने पे कर दिया। पे कर दिया हो तो खा जाएंगे ना हम, कहाँ डाल देंगे? फॉरफिटेड अकाउंट में। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है? बेसिक एंट्रीज थी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने फॉरफिटेड किया, यानी ये हमने कौन सी एंट्री करी? ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर फर्स्ट। अब बात करें, क्या आप इन शेयर्स को री इश्यू भी कर सकते हो क्या? यस, कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को किसी और आदमी को भी दे दे, ठीक है। अब बात करें री इश्यू करने पर क्या होगा, ठीक है। एक चीज सुनना, जब भी कंपनी शेयर्स को री इश्यू करती है ना, तो वो इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं मांगती, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं, वो सीधा क्या बोलती है? ये पकड़ भी शेयर इतने का है, पैसे दे दे, टोटल अमाउंट वो मांग लेती है। क्या कंपनी री इश्यू भी 8 पार 8 प्रीमियम पे कर सकती है, और क्या 8 डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकती है? कंपनी शेयर जो जब्त किए हुए होते हैं, जो फॉरफिटेड किए हुए होते हैं, वो कंपनी चाहे तो डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है, समझ गए? क्योंकि कंपनी के पास पैसा पड़ा है, लेकिन इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। लिमिट ये है कि आप सिर्फ इतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना डिस्काउंट के लिए आपने पैसा जब्त कर रखा है। सपोज कीजिए किसी आदमी ने जिसके मैंने शेयर जब्त किए थे, उसने मुझे 10 रुपये दे रखे थे, तो मैं अगले वाले को सिर्फ मैक्सिमम 10 रुपये का ही डिस्काउंट दे सकता हूं, इससे ज्यादा डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा। क्लियर? अब बात करते हैं री इश्यू। अगर आप 8 पार पे करते हो तो क्या होगा, और अगर 8 डिस्काउंट करते हो तो क्या होगा, और क्या री इश्यू 8 प्रीमियम पे भी हो सकता है? हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन कौन से शेयर इशू हो सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर हो सकते हैं। अब एक पॉइंट और नया आया इसमें, वो शेयर जो आपने पहले जब्त कर रखे हैं, वो शेयर भी आप चाहो तो रीइश्यू कर सकते हो, कंपनी चाहे तो रीइश्यू कर सकती है। किसके ऊपर? डिस्काउंट के ऊपर। कोई डाउट? या आपके प्रोविजन है जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस यहाँ से दिमाग में डाल लो तो बढ़िया है, नहीं डालो तो बाद में तकलीफ होगी, फिर याद आएगा उस टाइम पढ़ा तो था। चलिए, अब मैं रीइश्यू कराने की एंट्री कर रहा हूँ, सेकंड एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री जब्त करने की, दूसरी एंट्री रीइश्यू करने की। क्या रीइश्यू करने पर हमारे पास पैसा आएगा? यार पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या कंपनी किस्तों में पैसा मांगती है? नहीं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ नहीं, सीधा क्या बोलेगी? कैपिटल का पैसा दे दो, ठीक है। इसलिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सीधा लिखो कैपिटल अकाउंट। भाई घूम फिर के पैसा तो कैपिटल में जाता है। अब हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट थोड़ी किया, हमने किसी को शेयर दिया और मैंने बोला सीधा क्या बन गई? शेयर कैपिटल। तो शेयर देने पर हमारी शेयर कैपिटल बढ़ती है, इसलिए क्रेडिट होती है, जब्त करने पर डेबिट हो गई। कोई प्रॉब्लम? अब यहां अगर हम डिस्काउंट पे शेयर दे तो डिस्काउंट क्या होना चाहिए? हमारे लिए खर्चा है कि लाभ है कि प्रॉफिट है? खर्चा है, एक्सपेंस है या लॉस है? क्या है ये डिस्काउंट जो हम देते हैं? हमारे लिए लॉस है। लॉस ऑलवेज विल बी डेबिटेड। समझ खर्चों व हानि को क्या करो? डेबिट करो। तो लॉस हमारे लिए डेबिट होना चाहिए। तो मैं क्या एंट्री करूंगा यहाँ? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत है? लेकिन थोड़ा सा चेंज करा रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन बताओ कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जब भी कंपनी अपने शेयर्स को री इश्यू करेगी एट डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट सबसे पहले यूज आएगा उस फॉरफिटेड अमाउंट में से जो आपने इससे पहले जब्त किया था। किस में से? फॉरफिटेड में से।
क्लियर हुआ पॉइंट? तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। भाई क्रेडिट हुआ इसका मतलब मेरे पास आ गया सोर्स इनकम का एक, इसको अब मैं कम कर रहा हूँ, क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो बताओ मेरी एंट्री वास्तव में क्या हो जाएगी? डिस्काउंट की जगह क्या बढ़ाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। तो हम लिखेंगे यहाँ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये क्या आ जाएगा इसमें? डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, रीइश्यू करने पर जो डिस्काउंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहली एंट्री बताओ, जब करने पर क्या एंट्री करी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उसने जो जो नहीं दिया उनको क्रेडिट करते जाओ। अलॉटमेंट नहीं दिया टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया सेकंड कॉल, जो दे दिया वो फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दो, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम इनको रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू में एट पार पे भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, एंड एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। इन्हीं शेयर्स को अगर मैं प्रीमियम पे भी इश्यू करूंगा तो मेरी इनकम है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। क्या लिख दूंगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो या तो डिस्काउंट होगा या फिर प्रीमियम होगा, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करेंगे, प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, एट पार है तो ना तो फॉरफिटेड आएगा ना प्रीमियम आएगा, सिंपल। कोई प्रॉब्लम? एक लास्ट एंट्री और करनी होती है अपने को, 3 एंट्री होती है रीइश्यू करने पर। पहली जब्त करने पर, सॉरी रीइश्यू क्या, फॉरफिटेड करने पर। फर्स्ट तो फॉरफिट कर लो, सेकंड अगर बोले कि इनको रीइश्यू करना है तो रीइश्यू कर दो, और थर्ड एंट्री होती है अगर इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा हुआ पड़ा है, बैलेंस, तो उस बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या नाम है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पिछली बार क्वेश्चन आया था, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस किस अकाउंट में जाता है? पढ़ते हैं यहाँ सब, याद नहीं रखते बच्चे। 2 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ इतना लिख के आना था कैपिटल रिजर्व में, ठीक है? तो बताओ क्या एंट्री हो जाएगी? नेक्स्ट मैं क्या लिख रहा हूं? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे? आवाज नहीं आ रही है। कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? पता है शेयर फॉरफिटेड आया था तब क्रेडिट हुआ था, मैंने थोड़ा सा कम किया था, मैंने डेबिट किया ना इसको हाथों हाथ, डिस्काउंट के लिए मैंने यूज ले लिया थोड़ा सा। मैंने कहा अब अगर बच जाए तो वापस ट्रांसफर कर दो, कहाँ? कैपिटल रिजर्व में। यानी कि अब मैं बचे हुए को भी खत्म करना चाहता हूँ, खत्म करूंगा तो जो चीज़ क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे, खत्म हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और कहाँ डाल देना है? टू कैपिटल रिजर्व में। और यहाँ एक छोटा सा लिखना है नोट। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट ये पैसा तभी कैपिटल रिजर्व में जाता है जब आप इन शेयर्स को रीइश्यू कर देते हो। अगर आप शेयर्स को रीइश्यू नहीं करते हो तो ये पैसा तब तक इसी अकाउंट में पड़ा रहेगा जब तक आप इनको रीइश्यू नहीं कर देते। तो ये एंट्री कब करनी होती है? जब रीइश्यू करते हो। अब इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हमारे पास बनने वाले हैं। तो देखिए ये है एक्चुअल में फर्स्ट ईयर का पार्ट, और यही आपको मेनली आना चाहिए। वो तो एकदम बेसिक सा था, बच्चों वाली चीज़ें थी अभी जो हमने पढ़ा। वो सर बच्चों वाली चीज़ें, इफ शेयर रीइश्यूड, इफ शेयर रीइश्यूड then only we transfer balance of share forfeited to capital reserve। क्या लिखा हमने? अगर आप शेयर को रीइश्यू करोगे तो ही अपने को क्या करना है? शेयर फॉरफिटेड में करना है ट्रांसफर, अदरवाइज ये बैलेंस कहाँ पड़ा रहेगा? कैपिटल शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्रीज उतार लो फटाफट। अब मैं उस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। हाँ भाई, ये देखो ये हमारी फॉरफिटर की एंट्रीज थी। अब मैं एक बार सारी एंट्रीज वापस मिटाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन वापस आएंगे, जहां पर हमने कुछ शेयर्स जब्त किए थे। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा अब इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगली क्लास जो हमारी होने वाली है ना, उसके अंदर अपन शेयर फॉरफीचर के आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक लाइन बोली इसने, ऐसे समस्त अंश जिन पर 90 रुपये प्रति अंश प्रीमियम को सम्मिलित करते हुए से कम राशि प्राप्त हुई है उनको जब्त कर लिया जाए। मतलब 90 से कम जो हमें पैसा मिला था, ठीक है, उनको जब्त कर लेना है, और वो सिर्फ 1000 शेयर थे, याद है, सॉरी 2000, 90 वाले 1000 थे, उन्होंने 90 तो दे दिए, 90 से कम जिसने दिए ना उसके शेयर जब्त करने, और वो थे हमारे पास 2000 शेयर। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए, क्या मैं उन 2000 शेयर को जब्त कर लूं? यस, जब्त कर लेना है। और क्या उनको वापस रीइश्यू करना था क्या? इस क्वेश्चन में मजा ही नहीं आया, सिर्फ जब्ती करना अपने को। तो चलिए जब्त करने की तो बेसिक से एंट्री बता सकते हो। एंट्री नंबर कितनी करी थी हमने लास्ट? 8 एंट्री करी थी। 9th एंट्री हमारे पास में ऑन फॉरफीचर ऑफ 2000 शेयर। मैंने सिर्फ 2000 शेयर ही जब्त किए। क्यों? क्योंकि यही वो थे जिन्होंने 70 रुपए से भी कम पैसे अपने को दिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको 70 रुपीज पे कर चुके हैं? यस। क्या इस 70 में से 65 तो कैपिटल थी एंड 5 रुपये प्रीमियम था? यस। क्या ये प्रीमियम दे चुके हैं? जब शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका होता है तो चुपचाप से जेब में डाल देना। ओके, तो जब क्वेश्चन क्या बोले, अगर प्रीमियम दे चुका है, वो क्या दे चुका है? प्रीमियम। क्या इसने प्रीमियम दे दिया अपने को? यस। तो चुपचाप से जेब में डाल दो। और मैंने क्या समझाया? उस प्रीमियम को उठा के अलग कर दो, हटा दो उस प्रीमियम को। बताओ शेयर कितने का हो गया? 65 रुपए का। दिया उसने 5 रुपए, दे दिया ना, तो नहीं देता तो चिल्ला चिल्ला के बताते, देख तूने 5 रुपए नहीं दिए। आया समझ में? अब बताओ ये शेयर कितने का हो चुका है? 65 रुपए का। इस पॉइंट को वापस कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। हर क्वेश्चन में यही पॉइंट दिक्कत देता है। सर कभी तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हो, सर कभी आप सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखते हो। तो बेटा आपको समझाया हमने इतना, तो मैं कहा जब दे दे तो चुपचाप से जेब में डाल दो, कहीं मत दिखाओ, लेकिन नहीं दे तो चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या यहाँ बताने की जरूरत है? नहीं, चुपचाप से जेब में डाल दो। तो अब मैंने कहा शेयर जब्त करने पर क्या एंट्री बताई थी, बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन से शेयर है यहाँ पर? इक्विटी शेयर। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में क्या जाएगा? 2 में जो उसने नहीं दिया, उसने क्या क्या नहीं दिया था मैंने लिखा, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने सेकंड कॉल नहीं दी। अच्छा यहाँ पर कितना पैसा लिखते हैं? जितना मांगा गया है। क्या मैंने 2000 शेयर पर 65 रुपए मांगे? मैंने क्या कहा? प्रीमियम को हटा दो, दे दिया तो क्या मैंने 65 रुपए मांगे? यस, मैंने मांग लिए। कितने आ रहे हैं देखो, 1,30,000। मैंने टोटल पैसे मांग लिए इससे 1,30,000, ठीक है। अब 2 साइड में तो अच्छा एक मिनट, हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। गलत ये है, क्या हमने इससे पैसे तो सारे ही मांग लिए? भाई पैसे तो सारे ही मांग लिए ना, इसने थोड़ी बोला 65 रुपए मांगते ही जब्त कर लिए हमने। पैसा तो सारा मांगा जा चुका है इससे। तो अब मैं यहाँ पर 65 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पैसे तो हमने पूरे 100 मांगे इससे। भाई 65 कब आते हैं? वापस सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ वो अमाउंट आता है जो कंपनी ने मांग रखा है। कंपनी ने कितने मांग रखे इससे? मांग तो पूरे ही रखे है ना। क्वेश्चन ये थोड़ी बोला कि हमने इससे खाली फर्स्ट कॉल मांगी, इसने नहीं दिया, हमने हाथों हाथ जब्त कर लिए। ऐसा बोला क्या कुछ? नहीं ना। तो क्वेश्चन ने इससे पूरे पैसे तो मांगे ना, मांगे हुए हमेशा पूरे 100 हैं। मांगे तो हमने इससे पूरे 100 हैं, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा 2 लाख हमने इससे मांगे। अब 2 साइड में मैं लिखता हूँ, क्या मैंने 100 में प्रीमियम को शामिल किया? नहीं किया। वापस बताओ शेयर कैपिटल में क्या आता है? वो पैसा जो कंपनी मांग चुकी है, मांग तो पूरे चुकी है या नहीं, ठीक है। ये तो वो 65 लिख रहे थे हम जो उसने दे दिए, उसको यहाँ पर थोड़ी देखना होता है, वो तो अब आएंगे अपन नीचे। अब मैंने कहा उसने क्या क्या नहीं दिया। तो पहले तो हमने कहा उसने एक तो नहीं दी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं दी ना। बताओ कितने की? 2000 × 20 रुपए, नहीं दी। और क्या नहीं दी उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितने की? 2000 × 15। और उसने जो दे दिया वो क्या था? 2 कहाँ डाल देंगे? जो पैसा दे दिया फॉरफिटेड में, जब्त कर लो जो दे दिया उसने।
क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉरफिटेड। कितने रुपए दे दिए, ध्यान से देखना, 2000 इंटू 65 दिए, जबकि कितने थे, 70। मैंने क्या बोला, चुपचाप से जेब में डाल दो प्रीमियम, अगर दे दे तो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, पक्का? 2000 इंटू 20 कितने होते हैं, 40,000 तो हमने इससे मांगे फर्स्ट कॉल के, जो इसने नहीं दिए। 2000 इंटू 15 30,000 हमने इससे मांगे, किसके, सेकंड कॉल के, जो इसने नहीं दिए। और 2000 इंटू 65 1,30,000 इसने दे दिए, जो हमने जब्त कर ली। अब बताओ, क्या क्वेश्चंस में रीइश्यू करने के लिए कुछ बोला? नहीं करनी एंट्री। और जब शेयर रीइश्यू ही नहीं हो रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व में इसका बैलेंस कभी जाएगा ही नहीं। जब तक ये शेयर्स हमारे पास पड़े, हम रीइश्यू नहीं कर देते, तब तक इसका बैलेंस कभी भी शेयर फॉरफिटेड में, सॉरी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, फटाफट उतार लो, यहाँ तक एंट्री करनी थी अपने को।